रामपुर गांव में हर शाम एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगती थी। उसी मार्केट में दो पानीपुरी वाले थे, जिसमें रमेश के पानीपुरी के ठेले के पास लोगों की भीड़ लगती थी। वहीं मुकेश के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। अरे मुकेश भाई, लोग तुम्हारे पास पानी पूरी लेने क्यों नहीं आते? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पानी पूरी खिलाओ। मुकेश ने उन लोगों को पानीपुरी खिलाया। भाई साहब, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा है। पता नहीं लोग उसके ठेले पर ही क्यों जाते हैं। पानीपुरी खाकर दोनों ग्राहक वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई और वो वापस घर आ गया। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आज भी धंधा नहीं हुआ क्या? क्या बताऊं ममता, रोज रोज का यही झमेला है। मैं इतनी मेहनत से कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता हूँ, लेकिन लोग सिर्फ रमेश के ठेले के पास ही जाते हैं। चलो खाना लगा दो, खा पी कर सो जाते हैं। कल फिर से जिंदगी का सफर शुरू करेंगे। सारा राशन खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है घर पर, सिर्फ रोटी और प्याज है। कोई बात नहीं ममता, हमारे लिए प्याज रोटी ही बहुत है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। देखो ना, हमारी गुड़िया बहुत बीमार हो गई है, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाइए। ठीक है ममता, तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। मुकेश थोड़ी देर बाद वैद्य जी को बुलाकर लाया। वैद्य जी ने उसकी बेटी को देखा और कहा, तुम्हारी बेटी को तो बुखार ने अंदर से जकड़ लिया है। इसे ठीक होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ममता और मुकेश परेशान हो गए। वैद्य जी, ऐसा मत बोलिए। हम गरीबों की जिंदगी में अभी तक परेशानियां कम थी, जो एक और परेशानी दे दी भगवान ने हमें। किसी भी कीमत पर इसे ठीक कर दीजिए। तुम्हारी बेटी को ठीक करने के लिए एक खास जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। वो जड़ी बूटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में मिलेगी। क्या तुम ला सकते हो? वैद्य जी, मैं कैसे भी करके वो जड़ी बूटी ले आऊंगा। आप मुझे बताइए, वो जड़ी बूटी दिखती कैसी है? मुकेश, वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में बहुत भयानक भयानक जंगली जानवर रहते हैं। खतरनाक भेड़िए उस जंगल पर राज करते हैं। उन भेड़ियों से बच के तुम्हें वो जड़ी बूटी लानी होगी। उस जंगल के बीचों बीच बहुत सारे सफेद फूल लगे होंगे। उन्हीं फूलों के बीच हरे रंग की पत्तियां दिखाई देंगी। वो पत्तियां ही तुम्हें लेकर आनी है। ठीक है। मुकेश पैदल ही उस जंगल के लिए निकल पड़ा और 1 घंटे में ही जंगल में पहुंच गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे बहुत सारे चील, कौवे और गिद्धों ने परेशान किया, लेकिन उनसे बचते हुए किसी तरह वो जंगल के अंदर घुस गया। ये जंगल तो सच में बहुत खतरनाक है। अब मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जंगल के बीचों बीच उस जड़ी बूटी के पास पहुंचना होगा। मुकेश थोड़ा और अंदर गया, तभी उसे जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अटैक किया। मुकेश किसी तरह वहां से भागा और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कुत्ते नीचे से भौंक रहे थे, तभी मुकेश ने पेड़ से एक बहुत मोटी डाल तोड़ी और फेंक कर उन कुत्तों के ऊपर मारी, जिससे वो सभी कुत्ते वहां से भाग गए। मुकेश अब फिर से नीचे उतरा और जंगल के अंदर जाने लगा। हे ऊपर वाले, मुझे एक बार बस वो जड़ी बूटी मिल जाए। मुकेश थोड़ा और अंदर गया तो उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा गहरे ध्यान में बैठे थे और एक भेड़िया उन्हें खाने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। ये भेड़िया तो बाबा को खाने वाला है। मुझे बाबा को बचाना होगा। वो भेड़िया बाबा की गर्दन को लगभग पकड़ ही चुका था कि तभी मुकेश पीछे से एक बहुत बड़ा डंडा लेकर पहुंचा और भेड़िए को मारने लगा। भेड़िए ने मुकेश पर अटैक कर दिया, लेकिन मुकेश किसी तरह उससे लड़ता रहा और अंत में उसने भेड़िए को भगा ही दिया। ये सब कुछ उन संत महात्मा ने देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। बाबा, आप इतने भयानक जंगल में तपस्या क्यों कर रहे हैं? पुत्र, हम सन्यासियों के लिए जंगल ही बेहतर होता है। शहर के बीचों बीच अगर मैं बैठ जाऊंगा तो लोग मुझे वहां से भगाने लगेंगे, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी मंगाई है जो इस जंगल के बीचों बीच ही मिलेगी। वो मुझे कहाँ मिलेगी, क्या आप बता सकते हैं? बाबा ने अपने कमंडल से वही जड़ी बूटी निकाली और मुकेश को दे दी। पुत्र, ये जड़ी बूटी बहुत काम की है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ।
ये तुम ले लो, तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया बाबा, मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, तुम्हें सिर्फ एक समस्या नहीं है, तुम्हें बहुत सारी समस्याएं हैं। तुमने मेरा जीवन बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना ये सोने का कड़ा देता हूं। ये लो, इसे अपने हाथों में पहन लो। बाबा, ये आपका आभूषण है, मैं इसे भला कैसे ले सकता हूं, और इसका मैं क्या करूंगा? पुत्र, तुमने मेरा जीवन बचाया है, तो क्या मैं तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं कर सकता? बाबा, मेरा तो बस एक ही लालच है कि मेरे बीवी बच्चे खुशहाल रहें, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर मुकेश भागते हुए अपने घर वापस आ गया। उसने वैद्य जी को वो जड़ी बूटी दी। वैद्य जी ने जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया और गुड़िया को पिला दिया, जिससे थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं चलता हूं मुकेश, अब तुम्हारी पुत्री बिल्कुल ठीक है। कोई समस्या हो तो तुम मेरी कुटिया में आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुड़िया ने मुकेश के हाथ में सोने का कड़ा देखा। पापा, ये आपके हाथों में सोने का कड़ा कहाँ से आया? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुकेश ने अपनी बेटी और पत्नी को उस जादुई कड़े के बारे में सारी बात बता दी। रात के ठीक 12 बजे ममता और मुकेश लक्ष्मी माँ का ध्यान करने लगे और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद उनके सामने बहुत सारा धन प्रकट हो गया। ये तो चमत्कार हो गया, अब तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो, अब मैं पानी पूरी का ठेला लगाना बंद कर दूंगा और इसी गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा खोल लूंगा, जिससे मैं बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिलाया करूंगा। कुछ ही दिनों में मुकेश ने अपना एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया और घर के बगल में ही जमीन खरीदकर एक बहुत शानदार ढाबा बना लिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश ठेले वाला कुछ हैरान था। इस मुकेश ने तो ठेला लगाना ही बंद कर दिया, लगता है मेरा कंपटीशन झेल नहीं पाया। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, अरे तुम तो दिन भर यहीं खड़े रहते हो, तुम्हें उसके बारे में शायद कुछ पता नहीं है अभी है। उसने तो बहुत बड़ा ढाबा खोल लिया है और उसका घर तो अब आलीशान हो गया है। सुबह सुबह भांग खाकर आए हो क्या? ओ भाई ओ, मैं भांग खाकर नहीं आया, समझे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो रात को अपना ठेला बंद करने के बाद उसके घर जाकर देख लेना। रात में अपना ठेला बंद करने के बाद रमेश मुकेश के घर के सामने पहुंच गया। मैं अपनी पानी पूरी में केमिकल डाल देता था, जिससे अगर कोई एक बार मेरी पानी पूरी खा ले तो उसे लत पड़ जाए, जिससे मेरा धंधा खूब चलने लगा। लेकिन फिर भी मैं कभी इतना बड़ा ढाबा नहीं खोल पाया, ना ही अभी तक शानदार घर ही बना पाया। पता लगाना पड़ेगा। रमेश खिड़की से छुपकर मुकेश के घर के अंदर झांकने लगा। मुकेश और उसकी बीवी लक्ष्मी माँ का ध्यान कर रहे थे। देखते ही देखते उस जादुई कड़े से ढेर सारी धन वर्षा होने लगी। ओह, इसका मतलब ये सारा कमाल इस जादुई कड़े का है। इस कड़े को आज मैं चुरा कर रहूंगा। रमेश घंटों तक वहीं खड़ा रहा। जब मुकेश और ममता सो गए, तब रमेश खिड़की से अंदर गया और मुकेश के हाथ से वो जादुई कड़ा चुरा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो पत्थर की मूर्ति बन गया। सुबह जब मुकेश और ममता की नींद खुली तब अरे, ये तो रमेश की मूर्ति है। लगता है ये हमारा जादुई कड़ा चुराने आया था और हमेशा के लिए मूर्ति बन गया। रमेश ने उस मूर्ति से कड़ा उतार कर खुद पहन लिया और मुकेश की मूर्ति को ले जाकर जंगल में छोड़ आया। अब रमेश खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। माँ, नींद नहीं आ रही। क्यों? मेरी बच्ची को नींद क्यों नहीं आ रही है? माँ, कोई कहानी सुना दो ना, फिर नींद आ जाएगी। अब समझी, तो कहानी सुननी है इसीलिए नींद नहीं आ रही है, हाँ? क्यों? ये कहकर नमिता ने अपनी बेटी को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे पावनी खिलखिलाकर हंसने लगी। नमिता एक छोटे से गांव में अपने पति राघव और अपनी 6 साल की बेटी पावनी के साथ रहती थी। उसका छोटा और एक सुखी परिवार था। राघव गांव में ही सब्जी बेचता था। हाँ, तो एक बार एक राजा था और उसकी एक सुंदर सी रानी थी। नहीं माँ, ये वाली नहीं। अरे पहले सुनो तो सही, बहुत अच्छी कहानी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई राजा या फिर कोई रानी की कहानी। ओहो, फिर कौन सी कहानी सुननी है मेरी राजकुमारी को? कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई सुपर हीरो हो। अच्छा तो चलो, आज मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी माँ? एक वानर कुमार की कहानी, जो सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गया था।
हैं? जल्दी सुनाओ ना माँ, प्लीज। हाँ हाँ सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, नमिता पावनी को हनुमान जी के बचपन की कहानी सुनाने लगी। पावनी को ऐसी कहानियां ही पसंद आती थी। फिर कहानी पूरी होते ही पावनी सो गई। उसके सोने के बाद राघव ने नमिता से कहा, सो गई? हाँ सो गई। जब तक इसे कोई कहानी ना सुना दूं तब तक सोती ही नहीं है। तुम्हें डाली है ऐसे ये आदत? अच्छा जी, तो क्या करूं? आप ही कभी सुना दिया करो एक दो कहानियां। ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ से लाऊंगा रोज नई कहानी? अरे कुछ नहीं, कुछ भी बनाकर सुना दो। बस कहानी का कोई एक किरदार बहुत ताकतवर होना चाहिए और वो कमजोरों की मदद करे और आखिरी में वो जीत जाए। बस इतने से ही खुश हो जाती है अपनी पावनी। अच्छा उल्लू बनाती हो तुम उसे? उल्लू नहीं बनाती हूँ, बस उसका दिल बहला देती हूँ। हाँ हाँ, पर उल्लू बनाकर ही तो। राघव की बात पर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अगले दिन जब नमिता पावनी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से वहाँ से गुजरा। उसके टायर से उछलकर ढेर सारी कीचड़ नमिता की साड़ी पर लग गई। इस बात पर पावनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मोटरसाइकिल वाले को आवाज लगाई, ओए अंकल, दिखता नहीं है क्या? क्या बोली? मैंने कहा दिखता नहीं है क्या आपको? आपने मेरी माँ की साड़ी गंदी कर दी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, ठीक से देख कर चलाओ। पावनी चुप हो जाओ। भाई साहब आप जाओ यहाँ से। बहुत तेज है आपकी बेटी, इसे तमीज सिखाओ कुछ। हाँ समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। नमिता ने पावनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे सीधा घर ले आई। ये क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? सारी गलती उन अंकल की थी, वो कितना तेज बाइक चला रहे थे। हाँ बेटा, पर ऐसे किसी से भी नहीं भिड़ जाते, समझी? आप हमेशा मुझे ही क्यों चुप करा देते हो? बेटा आते जाते लोगों से नहीं भिड़ा करते, पर वो कोई कमजोर नहीं बल्कि बदमाश अंकल थे और आपको हीरो बनकर उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। हम दोनों मिलकर उन्हें कीचड़ में गिरा गिरा कर मारते। बाप रे, तू कितनी खतरनाक हो गई है पावनी। अगर भगवान ने तुझे कोई ऐसी शक्ति दी जिससे तू बहुत ताकतवर हो जाए, तब तो तू पता नहीं क्या कर देगी। तो मैं ना सबसे पहले उन अंकल को सबक सिखाऊंगी और फिर सारे गंदे लोगों को मार भगाऊंगी। नमिता पावनी की बात पर हंसने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही हुआ। जब पावनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका पड़ोसी वहां से अपना डस्टबिन लेकर जाने लगा। डिब्बे में ऊपर तक कचरा भरा हुआ था और ठीक नमिता के घर के बाहर उस डस्टबिन से काफी सारा कचरा नीचे गिर गया और वो आदमी उसे उठाए बिना ही आगे बढ़ने लगा। तो पावनी ने तुरंत उस आदमी को रोककर उससे कहा, अंकल आपका कचरा गिर गया है, इसे तो उठा लो। वो मेरा कचरा नहीं है तो मैं उसे क्यों उठाऊं? कितना झूठ बोलते हो आप। अभी मैंने देखा, ये कचरा आपके ही डस्टबिन से गिरा है। अरे जा, चली जा यहाँ से, वरना। पावनी को फिर किसी से बहस करते देख नमिता फौरन घर से बाहर आई। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और पावनी को घर के अंदर ले गई। और आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला? गलती उन अंकल की थी। बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, ऐसे किसी से भी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर तू है कि समझती ही नहीं। माँ, उन अंकल को सबक सिखाने की बजाय अब मुझे ही डांट रही हो। जाओ जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर पावनी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में मुंह छुपाकर रोने लगी। नमिता उसे मनाने पहुंची तो उसने देखा कि पावनी बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो नमिता से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तब नमिता ने उसे बड़े प्यार से कहा, अच्छा सुन, तू जानना चाहती है ना कि मैं किसी से क्यों लड़ाई नहीं करती और सबको इतनी आसानी से माफ क्यों कर देती हूँ? तो इसे समझने के लिए तुझे एक कहानी सुननी होगी, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। अच्छा तो सुनाओ, मुझे जल्दी सुनाओ वो कहानी। तो चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो माँ? चलती रहो और कहानी सुनते जाओ। तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ, उनका नाम तो जानती हो ना तुम? हाँ, उनका नाम तो उर्मिला था ना। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना उनको क्या कहकर बुलाते थे? मुझे नहीं पता क्या कहते थे नाना जी। वो उन्हें उड़न परी कहकर बुलाते थे। हैं? उड़न परी? पर क्यों? नाना जी ऐसे क्यों बुलाते थे नानी जी को? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नानी के पास गजब की शक्तियाँ थी। वो आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकती थी और भारी से भारी सामान बस एक हाथ से ही उठा सकती थी। हैं? क्या सच में माँ? हाँ बिल्कुल सच में। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नमिता ने अपने घर के मंदिर में रखे संदूक को खोल दिया और उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली। जिस वक्त नमिता पावनी को यह सब बता रही थी, उसका मुंह मंदिर की तरफ था और पीठ पावनी की तरफ। और पता है, उन्होंने कई बार मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी।
अच्छा, तो वो तो एक सुपर हीरो हुई ना? यानी मेरी नानी एक सुपर हीरो थी, मतलब कि एक सुपर हीरोइन? हाँ, और तुम्हें पता है उन्हें वो शक्तियां कहाँ से मिलती थी? उनके हाथ में किसी मकड़ी ने काटा था क्या? या फिर उन्हें बिजली का झटका लगा था कभी? नहीं पगली, उनके पास एक हार था, एक जादुई हार, और जैसे ही वो अपने उस हार को पहनती थी, उनके अंदर वो शक्तियां आ जाती थी। एक मिनट माँ, तो वो हार अब कहाँ है और किसके पास है वो? जैसे ही पावनी ने ये सवाल पूछा, तभी नमिता उसकी तरफ पलटी और वो जादुई हार नमिता के गले में था और उससे एक गजब का तेज निकल रहा था। उसे देखकर पावनी चीख पड़ी। ये मेरी मम्मी सुपर हीरो! धीरे से, कोई सुन लेगा। तो आपने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब पता चला तुम्हें, मैं किसी से क्यों नहीं लड़ती। बेटा, ये शक्तियां आम आदमी की ताकत से कहीं ज्यादा है। वो नादान है, मुझे नहीं जानते और ना मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डरे या घबराए। माँ, मुझे उड़ना है, प्लीज मुझे आसमान की सैर कराओ ना, प्लीज। कल कराऊंगी पक्का, ठीक है? अभी तुम्हारे पापा आने वाले हैं। जैसे ही नमिता ने वो हार उतारा, उसने देखा कि दरवाजे पर राघव खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी था। उसे देखकर नमिता और पावनी चौंक गए। लो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में भी एक सुपर हीरो है, पर कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर हाँ, अगर हो सके तो नमिता, एक बार मुझे भी उड़ा देना यार। नमिता ने दोनों को अगले दिन रात में आसमान की सैर कराने का वादा किया, लेकिन अगले दिन तो कुछ और ही होने वाला था। सुबह सुबह गांव की धरती हिलने लगी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आए हैं। भूकंप के झटके बहुत तेज थे। गांव के सारे घर गिरने लगे। लोग मलबे में दबे मदद के लिए चीख रहे थे। तभी कहीं से उड़ती हुई एक औरत आई जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। उसने भारी भरकम मलबे को तुरंत उठाकर अलग रख दिया। फिर सबको बचाने के बाद वो एक घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, पर वो मसीहा कौन थी, कोई नहीं जानता था, सिवाय राघव और पावनी के।